चलो तो किन्होंने, हाँ मैंने भी ये चीज देखी, और वो साइड की वजह से ही मेरे ख्याल से बार बार दिक्कत आ रही है ना, नहीं तो वो वाली साइड भी है कि सही चल रही थी क्लास प्लस वाली, है ना। वाह, विवेक भैया ने करा होगा ये। वाह, क्या बोल सकते हैं अब इस चीज में। चलो, जब हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं तो जब हमारे सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा तो हमारे जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट है, टी का प्राइस कम हुआ तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कम क्यों होगी। टी तो कॉफी की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, टी वाले कंज्यूमर्स जो है वो कॉफी की तरफ नहीं जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, टी का प्राइस कम होगा तो टी की ही डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया। ऐसा है, मैंने सही लिखवाया है। हाँ, एक की डिमांड कम होगी। हाँ, वाओ, पहले बोल लो। चलो, सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है फिर, अगर हमारे पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो कार की डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री तो बोला मैंने, अब सब्स्टिट्यूट टी और कॉफी हो तो चुका। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं हमारे कार एंड पेट्रोल, अगर हमारे पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। पक्का क्लियर हो गई है बात, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है वंश। चलो आगे वाले टॉपिक पे चलो, फिर हमारा क्या था, टी ओ पी पी आई सी, इनकम। इनकम बढ़ेगी तो हमारे दो तरीके के गुड्स पड़े थे, कौन कौन से। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, हाउस होल्ड वाले, और इंफीरियर कौन से होते हैं। एग्जाम्पल, डिलीशियस बटर, क्यों, क्योंकि उसका एक ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट मार्केट में है, सुपीरियर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर इनकम हमारी कम होगी तो हमारी कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, इंफीरियर गुड्स की, और अगर वही हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में चार तरीके के इफेक्ट पड़े थे, कौन कौन से। डिमॉन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या हो रहा था, ऐसे बोलो जो साई को भी समझ में आए। ठीक है, देखा देखी हो रही थी, एग्जाम्पल दे दो। आईफोन, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में ये होता है कि एक इंसान ने अगर आईफोन खरीदा तो हमारे दिमाग में जेलसी हो जाती है ना कि हमें आईफोन खरीदना है, तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या पढ़ा था, अच्छा लगने के बाद खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने एक जीन्स खरीदी थी और आपको वो जीन्स बहुत अच्छी लगी तो आपने वो देख के वो खरीदी, यानी आपने इन्फ्लुएंस होके वो खरीदी, तो वो होता है बैंडवैगन इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। फिर आपने कौन सा पढ़ा था, स्नॉब इफेक्ट। उसमें क्या हो रहा था, तो मैं क्यों खरीदूं, यानी कि टी शर्ट वाला एग्जाम्पल, कि अगर लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, तुमने एक ही इंसान को वो सेम टी शर्ट पहने हुए देख लिया जो तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा वो पहनने का मन नहीं करेगा, वो होता है हमारे स्नॉब स्नॉब इफेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था वेबलन इफेक्ट। उसमें क्या हो रहा था, लग्जरी गुड्स थे हमारे, यानी कि जैसे डायमंड हो गया, या फिर जो बिल्कुल औकात के बाहर गुड्स है, यानी कि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि एटीट्यूड में रहना, शोशा करना, वो सब चीजें, वो वाले गुड्स हमारे वेबलन गुड्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एज फैक्टर्स, नेशनल इनकम, एज बोल तो दिया उसने, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और वहीं अगर हमारा एज का फैक्टर आएगा तो क्या पढ़ा था उसमें हमने, छोटे बच्चों के लिए टॉयज की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर वही हमने क्या पढ़ा था नेशनल इनकम के केस में, सेम हमारा इंफीरियर नॉर्मल गुड्स वाला, कि नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लग्जरीज की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इंफीरियर की वही डिमांड हमारी कम हो जाएगी। चलो, फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, बताओ। एक मिनट, मेरा फोन देना, कॉल आ रही है शायद किसी की। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, थैंक यू। हाँ ठीक है, फिर नहीं, और भी बहुत कुछ था इसमें, याद करो।
कि ये सिट्रस पेरेबस है। वेरी गुड, देखा आ गया ना ट्रांसलेशन वाली उस पे। अभी तुम भी बोलने वाले थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हमने एक वर्ड पढ़ा था इसमें, सिट्रस पेरेबस। उसका मतलब होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप डिफाइन करता है हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। डिमांड क्या होती है वो तो पता होगा कि हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है ना। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि लोगों को सस्ते में अच्छा चाहिए होता है, इसलिए वो चीज होती है। ठीक है, वही। वाह, सिट्रस पेरेबस होता है, ये बोला तुमने। हाँ, लिखने के लिए आएगा ना पेपर में। एल्फ्रेड मार्शल ने तो ये डेफिनेशन दी थी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी। ये क्या करा तुमने सेटिंग में? पहले तो तुम ये बताओ, तुम बता दो तुमने क्या करा ये। अब ये थैंक गॉड, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मेरे को पता है तुमने नहीं करा। और ये कब होगा? जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि जो हमारा TOPPIC अभी हमने पढ़ा उसमें से एक टॉपिक है यहाँ पे P का जो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन बाकी ये सारी चीजें कांस्टेंट रहने वाली है, वो हमारा सिट्रस पेरेबस है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी हम वर्ड को इनवर्स रिलेशनशिप के साथ जोड़ेंगे, साथ में हम बोलेंगे कि ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टेंट है, तो वहां पे हमारा क्या चलेगा? सिट्रस पेरेबस चलेगा और लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा होगा। क्लियर हो गई है मेरी बात? सबको क्लियर हो गई है? डिमांड फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था बताओ? चुप हो गए। हाँ, इनकम, प्राइस ऑफ ओन गुड्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसको हम कैसे डिनोट करते थे? DX इज इक्वल टू F ऑफ PX कॉमा PR कॉमा Y, यानी कि Y यहाँ पे क्या है? इनकम। PR क्या है हमारा? और PX क्या है हमारा? प्राइस ऑफ ओन गुड्स। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहने वाले, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर और हमारे अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाले, यानी कि कोई भी चेंजेस वहां पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल। हाँ, क्या बताओ? नहीं, वो एक टर्म बोली है, जैसे हमारी नॉर्मल टर्म है ना कि लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का एक दूसरा नाम समझ लो कि सिट्रस पेरेबस है, बस इतना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब जहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड दिखेगा वहां पे सिट्रस पेरेबस दिख सकता है तुम्हें MCQs में। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि और जो तुम्हें अब MCQ का टेस्ट मिलेगा ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा उस सरप्राइज टेस्ट से कि किस टाइप के MCQs तुम्हें एक्चुअल में पेपर में दिखने वाले हैं। जैसे मैंने क्वेश्चंस इन लोगों को पहले बताया था कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे सिट्रस पेरेबस है, इसकी स्पेलिंग चेंज कर करके ऑप्शंस में देगा, वर्ड को मिक्स मैच करके ऑप्शंस में दे देगा, या फिर फर्स्ट चैप्टर के वर्ड को सेकंड चैप्टर के वर्ड के साथ कंबाइन करके एक वर्ड दे देगा ऑप्शन में, तो इसमें तुम्हें ही कंफ्यूजन होगी। ठीक है, दूसरा जैसे हमने इंसानों के नाम पढ़ते हैं, जॉन डील ने एक डेफिनेशन दी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, ऐसे मतलब काफी सारे नाम हमने पढ़े हैं, तो वो एक एक चैप्टर के नाम भी दूसरे चैप्टर के साथ कंबाइन हो रहे होंगे। अब इस चैप्टर में हमने एल्फ्रेड मार्शल पढ़ लिया, क्या पिछले चैप्टर में हमने एल्फ्रेड मार्शल पढ़ा था? नहीं, बट तुम्हें फर्स्ट चैप्टर के MCQs में भी तुम्हें वो दिखेगा नाम, तो वहां पे तुम्हारी क्या आ जाएगी? कंफ्यूजन आ जाएगी। जब तुमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया फिर तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन का डायलेमा चलता रहेगा कि ये कौन सा चैप्टर में था, ये कौन सा चैप्टर में था, तो इसलिए तुम्हें ये चीजें बाय हार्ट याद करनी है। क्लियर हो गई बात? वो नाम याद रहेगा, मैंने 5 बार बुलवाया भी था इसलिए क्लास में। अभी जो बोला था लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा सिट्रस पेरेबस, याद रहेगा नाम? तभी तो नहीं निकल रहा था, वो डेफिनेशन ही नहीं निकली कि क्या मतलब था उसका। रहने दो तुम। फिर हमने क्या पढ़ा था? डिमांड कर्व और शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। बस, डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और डिमांड शेड्यूल हमारी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है। वो हमें क्या दिखाता है? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता हुआ दिखा रहा होता है, और हमारा स्लोप कैसे निकलता है? डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट। लेकिन हमारे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? उसका मैंने एक डेरिवेटिव बताया था कि वो कैसे निकलता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करके निकलता है। और ये आगे तक के लिए होगा, हर चैप्टर के लिए होगा कि तुम्हें याद रखना है कि y एक्सिस पे क्या लाई कर रहा है और x एक्सिस क्या लाई कर रहा है, तो तुम्हारा स्लोप निकलना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का फॉर्मूला होता है। दूसरा मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्यों आता है? हमारा डिमांड का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने बताया था। क्यों होता है? वाओ, वेरी गुड रीजन, मैंने तो आज तक ये रीजन ही नहीं सुना था।
इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन उसका मैंने एक डेरिवेटिव बताया था कि क्यों होता है। मैंने बताया था कि अगर ये एक बढ़ रहा होता है तो ये कम हो रहा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है। वहीं अगर ये कम होगा तो ये बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा और यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ये दो साइंस कभी भी सेम नहीं होंगे। रीजन बताया था, यानी कि जब ये दो साइंस को मैं अपॉन में रखूंगी और ये दो साइंस को मैं अपॉन में रखूंगी तो मेरा क्या होगा, माइनस ही आएगा, इसलिए माइनस का साइन आता है, इसलिए हमारा स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर हो गई। फिर हमने इंटरसेप्ट से एक डेफिनेशन निकाली थी क्वांटिटी और प्राइस निकालने के लिए, क्या थी वो, फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था वो, इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले को लगाया था। पढ़ा नहीं है घर जाके सेकंड क्लास का कुछ भी? देखो हाँ और बोल रहा है वो कि नहीं पढ़ा। बताओ, ए माइनस बी एक्स, एक्स की जगह क्या था, पी, पी यानी कि प्राइस, क्यू यानी कि क्वांटिटी, और ए क्या था हमारा, वर्टिकल वाला पॉइंट, और बी क्या था हमारा, स्लोप। वो फॉर्मूला अभी आप पढ़ोगे, जब क्लास में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कि हमने वो क्यों पढ़ा था। ठीक है, उसकी कोई एज सच रेलेवेंस नहीं है, बट उसका एक या दो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो आ सकता है बस, कि क्वांटिटी निकाल दो या प्राइस निकाल दो, हर चीज गिवन होगी, ऐसे करके आएगा पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी, उसका क्या था, हेडिंग क्या थी, वाओ, हाँ, बाय लॉ ऑफ डिमांड, या फिर हमारे रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बताया था, एक जना यहाँ आके एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, जल्दी से, वंश नहीं आएगा और कोई आएगा, जल्दी से यहाँ पे आके एक्सप्लेन करो, माइक लो हाथ में। वंश ने पहले एक्सप्लेन कर दिया था एक बार नॉर्मेटिव का, आओ जल्दी जल्दी, टाइम, क्लास कम हो जाएगी फिर तुम्हारी, जो मैं सोच के आई उतना नहीं पढ़ा पाऊंगी, फिर मैं टेस्ट कैसे लूंगी। हाँ, वेरी गुड, फिर मैं सारी सेटिंग बिगाड़ू कैमरे की। हाँ हाँ, पढ़ा ही नहीं है, वेरी गुड, ये तो मेरी बेइज्जती मार दी कि मेरे को आता ही नहीं है। यहाँ पे आके एक्सप्लेन करो, कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा सा। वंश लाया था पिछली बार क्लास में, कुछ है थोड़ी, कोई देखते हो तुम ही तो देखोगे रिकॉर्डिंग्स, जो अगर कम होगा वो मैं बताऊंगी। आओ जल्दी आओ, पिछली बार नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस को वंश ने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर आके, सच्ची में वीडियो भी डलेगी उसकी, आ जाओ जल्दी आओ, ऐसी कॉन्फिडेंस निकलेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हिंदी में बताओगे ना, हिंदी में बताओगे, आओ जल्दी आओ जल्दी, फिर मैं अपने पास से उठा के बुला लूंगी किसी को भी। ये लो, बताओ क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, हाँ, हम उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है तो प्राइस ज्यादा देंगे। मोमोज की तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, हाँ। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल पूछ रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, तुमने एक गिलास पानी पी लिया, तो दूसरे गिलास पानी के लिए क्या तुम 20 रुपए पे कर पाओगे, मैं कह रहा सेटिस्फेक्शन जब इंक्रीज होएगी तो प्राइस, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, प्राइस हम ज्यादा देंगे उस चीज केस में, हमारी सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाई होती जा रही है, फिर तो हम कम देंगे ना, प्राइस कम देंगे, और वही हमारी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होएगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़नी जाएगी, ज्यादा खाएंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। हाँ। यानी कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट से तीसरी प्लेट, तीसरी प्लेट से चौथी प्लेट, हाँ। यानी कि चौथा ग्लास। हमने यहाँ पे पानी का एग्जांपल लिया था कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। उसने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड मेरी वजह से वर्क करता है, उसने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड अगर मेरी वजह से वर्क कर रहा है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से वर्क कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, यानी कि अगर मैं किसी चीज से सेटिस्फाई हो रही हूँ तो मैं उस चीज का प्राइस कम देना चाहूंगी। ये बेसिकली हमारा बहुत इम्प्रैक्टिकल सोच थी जो मार्शल ने यहाँ पे पुट ऑन करी थी, और लास्ट क्लास में इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी जमकर हुई थी। ठीक है, वीडियो में भी आ रही होगी वो 100%। ठीक है, तुम लोगों ने ये एग्जाम्पल को ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम क्यों क्वांटिटी बढ़ाएंगे, प्राइस क्यों कम होगा। ठीक है,
तो ये एक जनरल अजम्पशन थी मार्शल की कि अगर सेटिस्फैक्शन कम हो रही है तो वहीं प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली बिहेव कर रही है, इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट पढ़े थे, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या था, क्या था बताओ, बढ़ जाएगी। और स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूट कब एग्जिस्ट करता है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब देखने को मिलता है, और क्वालिटी सिमिलर हो या फिर स्ट्रॉन्गर सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसमें मैंने एग्जांपल किस चीज का दिया था, नहीं, यहाँ गोलगप्पे का एग्जांपल नहीं लिया था हमने कि गोलगप्पे पहले 10 के 4 थे और अब 20 के 4 हो गए हैं। हाँ, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर में था, इसमें मैंने मतलब गोलगप्पा ही हाईलाइट किया था, या मोमोज क्या स्प्रिंग रोल क्या होगा मुझे याद नहीं है, मैंने रजिस्टर में गोलगप्पे लिखा हुआ, गोलगप्पे ही थे, मुझे भी यही याद है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स में तो जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि दोनों इफेक्ट पॉजिटिव रहते हैं, हाँ या ना। वही हमने क्या पढ़ा था, इंफीरियर गुड्स में कॉन्ट्राडिक्शन चल रही होती है, एक जगह डिमांड प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता। क्लियर हो गई बात, वो हमने क्लास में पढ़ लिया था उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। फिर हमने क्या पढ़ा था, दो पॉइंट्स और थे जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, कस्टमर्स और हाँ डिफरेंट यूजेस। इसका एग्जांपल दे दो, मिल्क या पनीर, मिल्क से पनीर बनता है, मिल्क से ही स्वीट्स बनती है। तो उसने ये बोला था कि जब इतने ज्यादा हमारे यूजेस होंगे तो उसी वजह से डिमांड बढ़ती है, अगर मिल्क का प्राइस कम होगा तो इसी वजह से मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग मिल्क से ही पनीर बनाना चाहेंगे, मिल्क से ही कर्ड बनाना चाहेंगे, एवरीथिंग शुड बी मेड फ्रॉम मिल्क ओनली। क्लियर हो गई बात। अब आगे आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होती है, उल्टा या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, वेरी गुड। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि क्या हो गया, कुछ डाउट है बताओ, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। तो एक्सेप्शंस ये बोलती है कि ये या तो वर्क हो नहीं रहा, ठीक है, या फिर उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, या फिर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी भी कम हो रही होगी। बात क्लियर हो गई। इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं बताओ, तुम लोग बताओ। इमरजेंसी कैसे, हाँ जैसे कोविड था कि बड़े पे प्राइसेस पे भी हमने चीजें खरीदी थी। और बताओ, हाँ नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड्स के लिए तो होता है, कॉन्स्पिशियस गुड्स हम उन्हें कहते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स कहते हैं। नेसेसिटीज नहीं होता एक्चुअली, वो गिफन गुड्स होते हैं। और वो गिफन गुड्स के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है जो सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वो उसकी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम नेसेसिटीज नहीं बोलते हैं, बेसिकली वो गिफन गुड्स होते हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स की तरह होते हैं, बट एक्चुअल में गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स मतलब बहुत सिमिलर है। अभी हम जब पढ़ेंगे तब तुम्हें वो चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें हमने पढ़ेंगे, हाँ मतलब मैं ये बता रही हूँ कि या तो ऐसा वर्क करेगा, उल्टा सीधा वर्क कर रहा होगा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गई। मैंने ये बोला कि ऐसा होगा नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस है, यानी कि ऐसा दिख सकता है, यानी कि ये नहीं दिखेगा, सही वाला नहीं दिखेगा, लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा होगा। हाँ मैंने तभी तो बोला नया पेज खोल लो। 8 भैया एक चीज मैं और कह रही थी, मैंने आज से प्राइस टेस्ट लिया नहीं है, जो मैं आपको कल कह रही थी, है ना, वही साई की वजह से मैंने नहीं लिया कि ये लोग संडे और मंडे में भी कंप्लीट कर लें अपने लेक्चर, जो रिकॉर्डेड डल जाएंगे फिर मैं लूंगी। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स डलने में टाइम लग रहा है, तो ये कैसे डलेंगे अब, मतलब अभी अब डला है फर्स्ट लेक्चर, भैया जब से गए हैं अब अपलोड हुआ है वो।
मतलब एक लेक्चर अपलोड होने में बहुत टाइम ले रहा है। हुआ है ना। तो क्या करूं मैं, मतलब अपलोड कर जाऊं सारे, मतलब आदर्श के साथ मिलके अभी। अपनी वीडियो को एक साथ सेलेक्ट करके हाँ एक साथ अपलोड मार सकते हैं। देखिए ध्यान रखना कि जो वीडियो अपलोड है पॉपअप जितने अपलोड तुम्हें दिख रहा होता है कि इतनी परसेंटेज हो गई, हाँ पहले वो एक करेगा। समझ गई समझ गई समझ गई। तो मैं लगा के छोड़ जाऊं, नहीं, जब हो जाएंगी तब अगर जाऊं। गलती से भी किसी ने भी, मैंने ही चाहे आउट मतलब उस बॉक्स के बाहर जैसे क्लिक करा होता है। ओके ठीक है तुम अपने सामने से 4 करके जाओ, 4 कर जाओ, अलग से 4 कर ठीक है। सबसे पहले अपलोड हो सकती है ना। बर्डन मत दो ना। ठीक है 2 दिन में तो एक ही करता हूँ। ठीक है तुम्हें समय लगेगा, आज मत दो, कल कर लेंगे। ठीक है मैं आज 2 या 3 लेक्चर्स कर जाऊंगी ना फिर अपलोड, ताकि तुम लोग देख लो, अगर आज रात को तुम्हें टाइम मिले तो तुम लोग देख लेना, ठीक है। चले आगे चले, गेट बंद कर लो एक बार। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स क्या होते हैं, बस कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स क्या होते हैं पता है किसी को? सोशल स्टेटस के लिए नाम आता है इनका। बेसिकली जो नाम होता है ना वो स्नॉब गुड्स भी होता है और वेबलिन गुड्स भी होता है। क्यों हंसी आ रही है, मेरे साथ भी जोक शेयर कर लो। कुछ तो होता है तभी तो हंसी आती है। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, ध्यान पता नहीं कहाँ है। अभी साई फिलहाल रफ रजिस्टर में लिख लो, है ना, घर जाके फेयर कर लो। क्यों मैं हेडिंग ही नहीं लिखना चाह रहे, हद हो गई। सॉरी सॉरी। तुम्हारी मर्जी है भैया, मैं तो बोलती हूँ जो बोर्ड पे लिखा है वो सब लिखो, पता नहीं फिर भी बार बार पूछते हो। क्या हुआ, लिख लिया? उन लोगों ने नहीं लिखा, सजा सजा के लिख रहे हैं ना पहले भी। इतनी धीरे भी नहीं बोला कि क्लास ही पीछे चल रही है। तो बाकी चारों ने लिख लिया आगे, हाँ, और तुम दोनों ने ही नहीं लिखा बस। उन्हें अब भी सारी बातें पता होंगी क्या बातें हुई अभी। लिख लिया, चलूं आगे। साई ने भी तुम्हारे साथ साथ शुरू करा, उसने भी लिख लिया। चलो, ये जो होते हैं ये हमारे बिल्कुल लग्जरी गुड्स होते हैं, यानी कि एक तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स भी हो गए। यानी कि जैसे एग्जांपल दे दो एक, ज्वेलरी। सोना तो देखो आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आज की डेट में बात करें तो हम डायमंड या प्लैटिनम का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि डायमंड का प्राइस जो होगा ना वो उसको बेसिकली इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि लोगों के सोशल स्टेटस को इफेक्ट कर रहा होता है। कहीं ना कहीं अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो इनकी डिमांड और बढ़ती है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि और खरीदो, वो वाली चीज रहती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो भी हमारी डिमांड हमें क्या दिखती है, यहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है। क्लियर हो गई बात? लिख लो फिर आगे चलते हैं, फिर पहले डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। डन। तुम सही लिख लो, ई लगाना रह गया है। जी के बाद आई आता है। लो भाई, ई आता है मेरे ख्याल से तो। चले आगे, लिख लिया पीछे दोनों ने? निहाल लिख रहे हो पक्का? रजिस्टर फेयर बना लेना है ना, और भैया से आप ले लेना रजिस्टर आज। लिख लिया आदर्श? आकर्ष हो गया?
नेक्स्ट हमने पढ़ा है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब गिवन गुड्स। यहाँ पे हमारा एक नया इंसान आ रहा है जिसके नाम पे ही ये गुड्स लिखे गए हैं। पेन का कलर अपने आप कैसे चेंज हो गया? सर रॉबर्ट गिफन्स, नाम याद रहेगा? हाँ, आगे याद नहीं रहेगा। अच्छा, अभी तक हमने कितने नाम पढ़े हैं, क्या क्या नाम पढ़े हैं, याद है? एडम स्मिथ ने क्या दिया था? फादर ऑफ नेशन। देखा, बुक का नाम ही बदल गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बुक दी थी वेल्थ ऑफ नेशंस की, कौन से ईयर में? 1776 में। फिर जॉन डील क्या किया था? डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन थी? ये सब भूल गए होंगे। फॉर्मुलेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, वेरी गुड। फिर हमने एक नाम और पढ़ा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ऑथर, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स, वेरी गुड। देखा, तो ये जो अगर स्पेलिंग गलत उल्टी सीधी आएंगे ना, वंश पक्का गलत करके आने वाला है, ये आज मैं लिख के दे सकती हूँ। हाँ, हो सकता है, और वंश उस पर टिक लगा कर आएगा, देख लेना 100%। चलो, फिर हमने एक नाम और पढ़ा था, एल्फ्रेड मार्शल, तो पढ़ लिया। और फर्स्ट चैप्टर में हमने नाम और पढ़ा, ईयर कौन सा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का? 1848, याद रहेगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे। अच्छा, मैं एक स्टोरी बताती हूँ, वो पूरी गिवन गुड्स को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, एक गांव है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, और ये पूरी, फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है, एक अपार्टमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे दो तरीके के लोग रहते हैं, एक है रिच और एक है पुअर, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल जो चलता है वो बेसिकली चलता है मीट और ब्रेड का। अब क्या होता था, मीट जो था वो बहुत एक्सपेंसिव आता था उस टाइम पर, बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, ठीक है? तो जो रिच थे वो बेसिकली क्या लेते थे? मीट कंज्यूम करते थे, और वही जो पुअर थे वो क्या कंज्यूम करते थे? ब्रेड कंज्यूम करते थे। अब कुछ सिचुएशंस मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसी हुई थी, अब ब्रेड का प्राइस तो कम था कंपैरेटिवली मीट से, बट स्टिल ब्रेड का प्राइस बढ़ा, यानी कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा, तब भी क्या डिमांड इफेक्ट होगी? क्यों होगी? जो गरीब लोग हैं वो तो फिर भी मीट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिमांड तो एक तरीके से बढ़ेगी ही ना। हाँ, एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है? कि जो गरीब, जो रिच थे वो मीट कंज्यूम कर रहे थे, और जो पुअर थे वो हमेशा ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे। स्टिल जब ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो ब्रेड की डिमांड इफेक्ट तो होगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी ही। क्यों? क्योंकि लोग तो स्टिल ब्रेड ही कंज्यूम करना चाहेंगे ना। और इनफैक्ट जो रिच वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि हमारी सुपीरियोरिटी में ब्रेड आ रही है, तो यानी कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ कस्टमर्स कहीं ना कहीं जाते हुए दिखेंगे। कुछ जो जैसे लोअर रिच क्लास वाले लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें डाइवर्ट होते हुए दिख रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। क्लियर हो गई बात? यानी कि ये हमारे गिवन गुड्स बनते हैं। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेड हमारी गिवन गुड है, ठीक है? आज की डेट में ब्रेड गिवन गुड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड कर सकता है ब्रेड को। बट गिवन गुड्स का एग्जांपल यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ये था, क्योंकि उनके टाइम के लिए ये था। अब यहाँ पे तुम गिवन गुड्स के एग्जांपल में एसी और कूलर को भी ले सकते हो। कैसे लोगे एसी और कूलर को? जो गरीब लोग हैं क्या वो एसी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। यानी कि अगर कूलर का प्राइस बढ़ेगा तो भी तो कूलर की डिमांड ही बढ़ेगी, राइट? क्यों? क्योंकि गरीब लोग तो फिर भी एसी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, उतना प्राइस तो वो फिर भी पे नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस केस में हमारा कूलर क्या बनेगा? हमारा गिवन गुड बन जाएगा। यानी कि गिवन गुड की कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है एलिमेंट्स कि ब्रेड गिवन गुड है या कूलर गिवन गुड है, नहीं, हम ये नहीं कह सकते। वो डिपेंड किस पे करता है कि तुम किन गुड्स के साथ उनको स्टडी कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? यानी कि जब भी कंपैरिजन इन बिटवीन टू गुड्स आएगा तो वहां पे तुम गिवन गुड्स को जस्टिफाई कर सकते हो। यानी कि हम इस स्टेटमेंट से, इस पूरी स्टोरी से हम क्या बात निकाल सकते हैं कि जो हमारे सारे गिवन गुड्स हैं वो तो हमारे इंफीरियर नहीं है ना, लेकिन जितने भी इंफीरियर गुड्स हैं वो तो गिवन गुड्स हैं। क्लियर हो गई बात? ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन बट सारे गिवन आर नॉट इंफीरियर। क्लियर हो गई? चलो लिख लो अब इस चीज को। और अब इस स्टोरी को अगर तुम्हें अपने नोट्स में एलैबोरेट करना है तो नोट्स में एलैबोरेट कर लेना।
जो गिवन गुड्स वो होते हैं जो गरीब लोग अफोर्ड कर रहे हैं, यानी कि उनके सुपीरियर तो है मार्केट में, लेकिन अगर उनका प्राइस बढ़ रहा है ना तो भी तुम सुपीरियर वाले गुड्स को परचेज नहीं कर सकते हो, यानी कि इन शॉर्ट तुम्हें उन्हीं को ही परचेज करना पड़ेगा चाहे उनका प्राइस बढ़ जाए। वो होते हैं हमारे गिवन गुड्स। अब क्लियर हो गई बात? और इसमें अगर तुम्हें एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है तो तुम यहाँ पे एग्जाम्पल एसी और कूलर का भी ऐड कर सकते हो, उससे भी तुम्हें याद रहेगा। ये आज की डेट का रेलेवेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि मीट और ब्रेड कभी कभार समझ में नहीं आता है इस एग्जाम्पल में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, लिख लिया? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। अच्छा, अभी हमने कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स पढ़े, कौन से होते हैं बताओ? अब यहाँ पे दो वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हो, ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल अपोजिट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? कॉन्स्पिक्यूअस क्या हो गया? लग्जरी। वही नेसेसिटी क्या हो गया? जरूरत है। यानी कि एक तरह से कौन सी जरूरतें ऐसी होंगी जो लग्जरी होंगी? बताओ, एग्जाम्पल दो। खाना लग्जरी होता है? नान पनीर खा लिया तो ठीक है। घर, हाँ ठीक है। और सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल एसी, टीवी, इनके बिना भी लाइफ चल सकती है बट स्टिल चलती नहीं है, और आज की डेट में नेसेसिटी भी बन चुकी है, हर किसी को चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहाँ पे एसी और टीवी जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हमारा कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज का होगा, यानी कि अगर इनका प्राइस बढ़ेगा भी तो भी इनकी डिमांड पे नो चेंज दिखता हुआ हमें दिखेगा। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि क्या 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 बोल लो, साई के सामने भी वो एग्जांपल्स आएंगे क्लासेस तो वो भी देखेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल जो लेते हैं वो फनी एग्जांपल्स लेते हैं ताकि याद रहे, यानी कि गांजा, ठीक है, दारू, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज वो कह रहे हैं कि ये गांजा भी बन सकता है, हाँ तो वो बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो पीते हो? लिख रहे हो ना सब साथ साथ? नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब तुम कहोगे ये पॉइंट तो हर जगह घुसेड़ रहा है अपनी टांग। अगर देखो हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का प्राइस का अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में बात कर रहे हैं स्पेक्यूलेटिव गुड्स की। स्पेक्यूलेटिव गुड्स जैसे बताओ, जो डेली बेसिस पे चेंज होते हो, पढ़ते हैं हम उनके बारे में। 5 शेयर्स। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहाँ पे तुम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले लो गोल्ड का, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में डील करेंगे। यहाँ पे तुम एग्जांपल लो गोल्ड का। अगर प्राइस अभी बढ़ रहा होगा, प्राइस लोग सोच रहे हैं कि बढ़ेगा, तो हमारी डिमांड क्या होगी? यानी कि क्या होगा यहाँ पे? सेम डायरेक्शन में वर्क दिख रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप वर्क होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्लियर हो गई बात? चले आगे। गोल्ड का प्राइस अगर आज की डेट में बढ़ रहा होगा, तुम सोच रहे हो कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो आज तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। तुम्हें 5 साल बाद शादी करनी है और आज तुम्हें पता चल गया 5 साल बाद गोल्ड डबल हो जाएगा, तो तुम क्या सोचोगे? आज ही गोल्ड खरीद के रख देते हैं, जब बेच देंगे चाहे, जब और खरीद लेंगे चाहे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन वर्क नहीं कर रहे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? इनवर्स रिलेशनशिप नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े क्या किसी में भी इनवर्स रिलेशनशिप दिखा हमें? नहीं दिखा। या तो उल्टा हो रहा है या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर हो गई बात? या फिर लग ही नहीं रहा। लिख लिया? नोट्स वैसे क्यों नहीं बन रहा कलरफुल जैसे पहले बन रहे थे? तो मतलब यहाँ से आके फिर से फेयर में बनाओगे, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है?
अच्छा याद भी हो जाती है साथ साथ चीजें, सही है, ये वाला भी सही है आइडिया। यहाँ पे रफ बनाओ, घर जाके फेर कर लो तो याद भी हो जाएगा। हाँ सच्ची में नोट्स जितने फेयर बनाओगे, अभी मैं इस क्लास के बाद तुम्हें अपना अकाउंट्स का रजिस्टर दिखाऊंगी, इंटरमीडिएट का। मैं अभी तुम्हें तुम्हें जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर साई को भी देखना है, निहाल को भी देखना है, मेरा रजिस्टर अभी मेरे बैग में ही रखा है, मैं ठीक है अभी क्लास के बीच में, क्लास के बाद इस क्लास के एंड में मैं वो रजिस्टर तुम्हें दिखाऊंगी, तुम खुद भी आइडिया ले सकते हो कि वो नोट्स में कैसे बना रही हूँ, ठीक है। चलो चले आगे। मेरे ये किट में मेरी परमानेंट रहती है 5 हाइलाइटर्स, चार्नी 5 हाइलाइटर्स, 2 ग्लिटर पेन्स, 1 स्केच पेन और 4 डिफरेंट कलर के पेन्स, ये मेरे किट में हमेशा रहती है। स्टिकी नोट्स भी रहते हैं 3 तरीके के, एक ये कलरफुल वाले। पता है क्या होता है, अगर तुम अपने नोट्स में अभी मेहनत कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हें पेपर्स के टाइम पे बहुत इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ नोट्स को गो बैक, सिर्फ नोट्स के थ्रू जाना है बस एक बार। और तुम पता है नोट्स में क्या करो, एग्जाम्पल मैं इन लोगों को भी बोलती हूँ कि कई चीजें मैं ऐसी बोलूंगी जो मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, बट मैं बोल रही होंगी, वो चीजें तुम्हें लगती है कि इंपॉर्टेंट है, उसे रजिस्टर में तुरंत मेंशन कर लो। कोई एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया जो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें पेपर के टाइम पे सीधा एक सिर्फ वो एग्जाम्पल पढ़ के पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा बट मैंने बोल दिया, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें रिकॉल हो जाएगा इजीली, तो उसको तुम हेडिंग में मतलब एक छोटा सा ब्रैकेट डाल लो उस चीज में। और ये चीज मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं बोल रही, मैंने इन लोगों को भी ये चीज समझाई थी, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो अकाउंट्स और मैथ्स ही क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे, जितनी मेहनत नोट्स में अभी कर लोगे ना, पेपर के टाइम में उतनी, जिसे कहते हैं ना कि तुम्हें घिसनी कम पड़ेगी अपनी, अगर देसी भाषा में बोलो तो। नहीं तो पेपर के टाइम पे घिसते रह जाना, कुछ नहीं जाएगा। सही बता रही हूँ मैं, क्योंकि बुक में इतनी कंफ्यूजन रहती है, बुक से बहुत कंफ्यूजन रहती है। और मेरे वर्ड्स अभी तुम लोगों को लग रहे होंगे कि दीदी फालतू बोल रही है, बोलने दो, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दिख जाएंगी चीजें, क्योंकि मैं खुद 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि कैसे चीजें चलेंगी। मैं इसलिए तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, अब तुम्हारे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि तुम उस एक्सपीरियंस को अडेप्ट कर रहे हो या फिर तुम उसको वेन में जाने दे रहे हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, समझ आ रही है? यानी कि जितनी मेहनत अभी कर लोगे पेपर में, उतना तुम्हारा टाइम सेविंग होगी, और अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो पेपर के टाइम पे उतना ही टाइम तुम्हें यहाँ का टाइम उधर देना पड़ेगा, ये चीज होगी। चलो चले आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्पेक्यूलेटिव गुड्स, या फिर हमारे, हम ये कह सकते हैं कि हमारा इन प्रॉपर कंज्यूमर बिहेवियर है या फिर इन यूजुअल कंज्यूमर बिहेवियर है। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल शेयर्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, क्या होता है, प्राइस हमें दिख रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हमारा दिमाग कुछ वर्क नहीं करता, पैसा लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, वो चीज होती है। तुम तो इन्वेस्ट भी करते हो शायद से, है ना, करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये चीज का एग्जांपल तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि स्पेक्यूलेटिव गुड्स में ये चीज होती है कि हमारा दिमाग जो होता है वो बेसिकली इम्प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। और आज के डेट में हर इंसान को पैसा चाहिए, हमारी आंखों की बॉल्स की जगह हमें नोट्स दिखने लगते हैं, डोरेमोन की भाषा में बात करें तो। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि स्पेक्यूलेटिव गुड्स और इम्प्रॉपर सोच हमारी क्या है कि हम कुछ गुड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड स्टॉक्स, जहां पे हम लोग प्राइस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो डाउट है इधर पूछो, पूछो। होता नहीं है कार्टूनों में कि आंखों के आगे, बॉल्स के आगे जगह पैसे बने हुए आ जाते हैं, हाँ, तो उसकी जगह पैसा इमेजिन कर लो, सुनियो की आंखों में नहीं होता। हद है यार, मैं डोरेमोन वो भी अब जोक्स में शामिल हो गया, जो होता होगा ठीक है, लेकिन अब समझ तो आ गया ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल तुम वहां पे भी डील कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, दोनों जगह वो सेम एग्जाम्पल वर्क हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, 5वां है इम्प्रॉपर या फिर इन यूजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, अनयूजुअल होता है फिर बोलोगे तुम लोग। अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि किस किस के पास अभी हाइलाइटर्स नहीं है, मिनिमम 2 कलर्स के, 2 कलर के हाइलाइटर हैं या नहीं है? है? नहीं है? बाहर से दिशा जाओ, मेरे दोनों बैग्स रखे हैं, वो उठा के लेकर आओ। हाँ, अनयूजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें तुम एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, स्टॉक और शेयर्स। हाँ ठीक है,
एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे, स्टॉक एंड शेयर्स का। क्या चीज? हाँ वो तो भैया कर लेते हैं कवर अप, ये वाला तुम वहां रख दो, दिखाओ, रुक जाओ, ये से वहां रख दो। ये लो नोट्स की प्रेफरेंस। थोड़ा ऐसे बैठ जाओ। हाँ घर पे ही रखे। मेरा एक्चुअली इकोनॉमिक्स का मुझे नोट्स दोबारा बनाने पड़ रहे हैं, मेरे सारे बने हुए हैं। हाँ किसके? ये इंटर के हैं, लॉ के। थोड़ा ऐसे बैठ जाओ कि सब हाइलाइटर्स यूज कर लो, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है उसमें हाइलाइटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ मेरे रजिस्टर में थोड़ी यूज करोगे, अपने रजिस्टर में यूज करोगे, तो थोड़ा ऐसे बैठ जाओ कि तुम लोग हाइलाइटर सब शेयर करके यूज कर लो, ऐसे एडजस्ट कर लो आपस में, बीच में हाइलाइटर्स रख लो ताकि एक एक जना यूज करते रहो। ये लो अभी तुम्हें इस टॉपिक में यूज करने पड़ेंगे मिनिमम 2 हाइलाइटर्स, समझ में आ गई बात? इस एक ही जो मैं डायग्राम बनाऊंगी, 2 डायग्राम्स बनेंगे, उसमें 2 कॉन्सेप्ट एक डायग्राम में समझने होंगे। ठीक है, तो जो एक कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए एक कलर का हाइलाइटर यूज करना, और जो एक कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए एक कलर का हाइलाइटर यूज करना। क्लियर हो गई बात? अब समझ में आ गई? चले आगे। पहले सिटिंग कर लो ऐसी, सिटिंग कर लो ऐसी। हाँ ग्राफ टाइप बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना अच्छे से बनाओगे। नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नया फ्रेश, इसके लिए फ्रेश पेज ही करना। लड़ो मत, बजा दो उसमें, गेट बंद कर लो। हाँ ये एक्चुअल में भी जब हम पढ़ेंगे ना, मैं तो देखो यहाँ पे कलर्स यूज कर सकती हूँ, तुम लोगों के लिए इजी नहीं होगा, या तो तुम 2 पेन यूज कर लो, पेन चाहिए तो पेन ले लो मुझसे, पेन भी है मेरी किट में, ग्रीन पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, सब है मेरी किट में। देखो उसने तो रखने शुरू कर दिए। ठीक है, या तो अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम हाइलाइटर्स यूज कर लो, या फिर जैसे उसके पास ग्लिटर पेन्स हैं तो एक कॉन्सेप्ट को एक ग्लिटर पेन से लिखना और दूसरे कॉन्सेप्ट को दूसरे ग्लिटर पेन से लिखना। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर हो गई बात? नहीं, अभी जो लिखवाऊंगी वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा ना, बस तो फिर लिखवाऊं, शुरू करो टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर डाल दो एग्जाम क्वेश्चन पहले ही पेज पे। देखो जहां जहां साई, जहां जहां ई क्यू लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि वो क्वेश्चन हमारे एमटीपीज, आरटीपीज या पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ही देखना है। और मैंने इन लोगों को बताया कि उसको तुम अलग से हाईलाइट करो, चाहे उसे स्टिकी नोट पे लिख लो। अभी जैसे टॉपिक बहुत बड़ा है तो बड़ा सा ऊपर हेडिंग डाल दो ई क्यू की, यानी कि एग्जाम क्वेश्चन है, और वो जितने 2 पेज पे कंटिन्यू होगा उस पर हर पेज पे ई क्यू की हेडिंग डालते चले जाना। क्लियर हो गई बात? चलो, जो हमने अभी डिमांड फंक्शन पढ़ा था क्या था बताओ? एफ ऑफ वाई, पी एक्स, पी आर, और भी चीजें इफेक्ट कर सकती है हमारी डिमांड को। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर्स, कंज्यूमर बिहेवियर। बस यही टॉपिक थे, यही टॉपिक थे। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लांटली चेंज करके लिख रही हूँ, यहाँ पे पी एक्स लिख दिया और यहाँ पे वाई लिख दिया, बस कुछ भी नहीं है, टॉपिक ही लिखा हुआ है हमारा। जो टी ओ पी पी वाई सी या आई सी जो हमने पढ़ा था, वही हमारी 5 हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आती है सबको? जब हमारी डिमांड इफेक्ट कर रही है हमारे प्राइस से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस से, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको ऐसे ही लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, जैसे बनाया है वैसे ही लिखना। मैं समझा रही हूँ, 2 कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे पैरेलली चलते हुए नजर आएंगे, मैं अलग अलग पेन यूज करूंगी, अब तुम उसके अकॉर्डिंग समझ जाना।
पार्टीशन क्यों करूंगी, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ ना, मैंने अलग पेन यूज कर दिया। देखो मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को रेफरेंस के लिए, ये डायग्राम बनेगा, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड दिखेगा, तो मैंने ऑरेंज हाइलाइटर से सब चीजें करी हुई हैं। यहाँ डिक्रीज इन डिमांड को दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन हाइलाइटर सारे में यूज किया हुआ है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैंने बात करी है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, उसको ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है। वहीं अगर अब मैं इनकी बात करूंगी तो उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। समझ आ गई? अब समझ में आ गया? वो तुम देखो ना, तुम अपने नोट्स को कैसे बनाओगे, लिखना ना लिखना तुम्हारे ऊपर है, कैसे लिखोगे वो तुम्हारे ऊपर है। कौन सा ऑरेंज पेन यूज करना है, रेड, पिंक, भैया के पास पर्पल भी रखा है, ले आओ। क्यों? मैं तो नहीं दिखा रही, नहीं यहाँ से समझ नहीं आ रहा। मैंने रेफरेंस के लिए दिखाया कि तुम ऐसे नोट्स बनाओ अकाउंट्स के भी। क्या देखना है, क्या समझ, इसमें बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। ये एक टॉपिक है, नया पेज खोलो, खोल लिया, ऊपर से बस ये लिखना शुरू करो। हाँ देखो उसने लिखा है, उसका देख लो, दिखाइयो, दिखा, देख लो। चले आगे, चले। वो इतने सुंदर नोट्स बना रही है ना, तुम में से किसी के इतने नोट्स सुंदर नहीं है, बस एक आकर्ष के मुझे सुंदर लगते हैं इसके बाद। हाँ क्योंकि वो तो बहुत ही कलर्स यूज कर रही है, वो अपने नोट्स में बहुत कलर्स यूज कर, बिल्कुल रेनबो नोट्स लगते हैं मुझे उसके देखने में। और भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो मेहनत तो कर रही है, घर पे क्यों कर रहे हो रील्स स्क्रॉल, बताओ। तो फिर कहाँ जा रहा है टाइम, बताओ। पढ़ने, ओ मुझे तो नहीं दिख रहा इको में, करने में इतनी देर नहीं लगती है, पता है, एक हफ्ते में इस चीज को भैया से पूछना, इस चीज को भैया से पूछना। स्कैनर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पेपर उसी से बनता है, ठीक है। स्कैनर मैंने, जब मुझे पता चला था कि पेपर स्कैनर से बनता है, पेपर में 1 महीना बचा था, अब भैया ने एक लास्ट डेट दे दी थी कि मैं इसके बाद डाउट्स नहीं लूंगा, अभिषेक भैया ने। मैंने उस एक हफ्ते में स्कैनर पूरा लपेटा था, इतनी मोटी बुक, सारे मैथ्स के सिर्फ क्वेश्चंस, जिसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ी थी, और भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे। क्या मैथ्स में मैंने क्या बताया तुम्हें, ट्रिक क्या बताई थी, फॉर्मूला शीट सामने होनी चाहिए तुम्हारे बस, और तुम्हारा कैलकुलेटर, टक 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 टक, बस। कैलकुलेटर पे जितनी हैबिट तुम्हारी स्ट्रांग रहेगी उतना तुम्हारा बेनिफिट रहेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। और पेपर में ना, मैथ्स के पेपर में इधर से आवाजें आएंगी, इधर से आवाजें आएंगी, इधर से आवाजें आएंगी, सिर्फ कैलकुलेटर चलती हुई, सिर्फ कैलकुलेटर। तुम्हें अपने कैलकुलेटर की आवाज सुनाई नहीं आएगी एक बार को, और वो 19 बार जो काउंट करना होता है, वो 15 बार का, वो कुछ नहीं कर पाओगे वो। पहली बता रही हूँ ये चीज मैं, पेपर के टाइम, इसलिए इसको हैबिट बना लो कि तुम कैसे। और आवाज के ऊपर तो बिल्कुल मत जाना उसकी, कि तुम आवाज से सुनोगे, सिर्फ अपनी उंगली के दबाने से याद रखना वो नंबर। क्योंकि पेपर के टाइम पे वहां, पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, लाइब्रेरी में मेरे बराबर में कोई बैठ के कैलकुलेटर चला रहा होता है ना, मुझे खुद डिस्टर्बेंस हो जाती है, इतनी आवाजें आती है। पेपर में सोचो कितनी आवाजें आती होंगी कैलकुलेटर की, सिर्फ टक टक की आवाजें आ रही होती हैं, और मैथ्स में तो स्पेशली। मैं तो बहुत हैप्पी थी, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे पीछे एक अंकल आए थे, पता नहीं वो अंकल थे या क्या थे, वो बहुत बड़े थे मुझसे, बहुत बड़े थे सीरियसली। और तुम्हें एग्जाम सेंटर में दिखेंगे ऐसे लोग, बहुत बड़े थे वो मुझसे, हाँ फाउंडेशन के। और पता है वो बिना कैलकुलेटर के आए थे मैथ्स का पेपर, मैं सच में ऐसे ब्लैंक, मैं उन्हें देख के मैं होपलेस हो गई थी एक बार को, कि मैं ज्यादा पढ़ के तो नहीं आ गई क्या, जो मैं मेरा चले जा रहा है, इनका कैलकुलेटर ही नहीं लाया, ये फिर भी पेपर खत्म करके बैठे हुए हैं, ये चीज होती है। इसलिए फॉर्मूला शीट सामने रखो, क्वेश्चन की बुक खोलो, एक कैलकुलेटर रखो और एक रफ पेपर, बस। पेपर में तो रफ पेपर भी नहीं मिलता तुम लोगों को, क्वेश्चंस तुम्हें क्वेश्चन पेपर पे ही करना होता है जो करना है तुम्हें, हाँ कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, सिर्फ एक OMR शीट मिलती है, दैट्स इट। हाँ बस, और कुछ भी नहीं मिलता। हाँ मैथ्स और इको मल्टीपल चॉइस होता है, और अकाउंट्स और लॉ आपका सब्जेक्टिव होता है। तुम्हारे ऊपर, सब आपके ऊपर, हाथ पे तो लिखना अलाउड ही नहीं होता,
अलाउड नहीं होता। बस एक क्वेश्चन पेपर आती है बुकलेट की, क्वेश्चन पेपर को जितना सड़ाना है सड़ा लो। मैथ्स के पेपर के लिए कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर भी तुमसे वापस ले लेते हैं। अब शायद फॉर्मेट चेंज हो गया कि तुम्हें मिल जाता है, ले जाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट पे दिशा लेके गए थे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हमारे में तो क्वेश्चन पेपर मिलने लग गए हैं इंटरमीडिएट में, एमसीक्यू वाले। नहीं तो अब शायद ये होने लग गया कि अब, क्योंकि आई थी ये वाली रूलिंग कि अब मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर भी वापस। नहीं तो वो क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो चीज क्लैरिफाई हो सके, क्योंकि सेट सबके अलग अलग होते हैं, तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो, सबके सेट अलग होते हैं। हर मेरे ख्याल से 5 या 6 सेट्स होते हैं, तो इसलिए पेपर में चीटिंग करना, पता है जब चीटिंग होती भी है, होता ही नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट ही ऐसी होती है वहां पे। तो पता है वो एक बार हुआ था ये, 2 बच्चों ने चीटिंग की थी, उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दे कॉपीड। क्या हुआ? सारे आंसर्स गलत। वाई? सेट अलग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था सेट अलग है। और बाद में तुम चेक कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा नहीं। समझ आ गई बात? तो इसलिए चीटिंग करने की तो सोचना ही मत पेपर में, और अगर कर रहे हो तो क्वेश्चन दिखा के करना, नंबर से मत करना। हाँ, सब होती है चीटिंग, तो खूब होती है, खूब होती है। हाँ, टीचर होता है, टीचर के ऊपर की बात होती है, एग्जामिनर कैसा है। देखो हर कोई बच्चा करता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है क्लास में, एक बच्चा पूछता ही पूछता है। और सही बात बताऊं, जब तुम्हारा मैथ्स का पेपर होगा ना, तुम्हें इतना टाइम मिलेगा ही नहीं, तुम्हें इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि तुम चीटिंग कर पाओ, क्योंकि 100 क्वेश्चंस 2 घंटे नहीं मिलता टाइम। जितनी प्रैक्टिस अभी कर लोगे उतनी इनफ रहेगी, नहीं तो पेपर में ब्लैंक बैठे रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ये एक नॉर्मल सी बात है। चलो हम आगे पढ़ते हैं, बस टॉपिक स्टार्ट करें। भटक गए थे हम टॉपिक से, और हम बहुत भटकते हैं क्लास में टॉपिक से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज से? चलो, जब हमारा प्राइस से इफेक्ट होगा तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा, वेराज जब वो अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा तो उस केस में वो सिर्फ चेंज इन डिमांड होता है। क्लियर हो गई बात? अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ, बोलो, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। चले आगे, लिख लो, रोते क्यों हो? यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? सिट्रस पेरेबस होता हुआ दिख रहा है सिर्फ इस केस में। क्लियर हो गई है बात? क्यों दिख रहा है? ये सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, सिर्फ प्राइस इफेक्ट हो रहा है तब होगी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, बाकी ये सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं इस केस में। बाकी इसमें चेंज इन डिमांड होगा तो उस केस में प्राइस हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, प्राइस चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? क्या करा? ये इसकी डेफिनेशन है, ये वो सिर्फ नाम है कि अगर इसकी वजह से तुम समझ तो रहे नहीं हो, लिखने में लगे हुए हो, लिखना और समझना साथ साथ करना है। मैंने क्या बोला? जब हमारी डिमांड इफेक्ट होगी सिर्फ प्राइस से तो क्या होगा? बोलो सब, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। वेयरएज ये सिर्फ नाम है इनका, अभी समझेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा डायग्राम से कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर हो गई है बात मेरी? फिर जब हम बात करेंगे कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से अब प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, ये सारे फैक्टर्स अगर वर्क कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? चेंज इन डिमांड होगा, वहां पे प्राइस का रोल नहीं आएगा। क्लियर हो गई है बात? लिख लो इसको फटाफट से। लिखाने में बना रही थी इतने फिगर, मैं सोचा इतने बना रही हूँ, फिर मैं समझा दूंगी। लो लिख लो फटाफट से।
हाँ, जब सिर्फ प्राइस हो रहा है बाकी कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ तो सिट्रस पेरिबस दिख रहा है ना। यहाँ तो हमें सिट्रस पेरिबस वर्क होता हुआ दिख रहा है। चले आगे, कर दूं आगे, अब तो हो गया, लिख लिया। क्यों, समझ में नहीं आ रहा क्या? बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। तुम लिख लो सब कुछ, पूरा पेज, पूरा रजिस्टर गलत हो जाता। वाओ, मेरा रजिस्टर आगे को रख दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, वो रजिस्टर लेके जाना। इस फिगर को जितना अच्छे से और जितना सुंदर बनाओगे, जितना थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, मतलब थोड़ा छोटा मत बनाना, एटलीस्ट आधा पेज लेके इस फिगर को बनाना। हाँ, आधा पेज लेके बनाना इस फिगर को, तब वो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आधा पेज लेके बनाना अच्छे से। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है हमारा? गुड्स क्या लेने हैं बताओ, बताओ गुड्स क्या लेने हैं, क्या लेना है, बोलो, एग्जाम्पल दे दो कुछ भी, बोलो। ब्रेड बटर नहीं, सिर्फ एक चीज लेनी है, कोई भी एक चीज ले लो। पेट्रोल ले लो, लेकिन मैं फिगर्स बहुत छोटी लेने वाली हूँ यहाँ पे, तो अभी नहीं, मैं तो 10-20 रुपए का एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। ठीक है, चले आगे, बना लो पहले आराम से, बना, इसको बनाते रहो साथ साथ में, तभी समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो नहीं आएंगी। जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? राइटवर्ड डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट? डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, यानी कि कैसा बनेगा? ऐसा। इसका नाम रख देते हैं डी डी। इसका नाम हमने रख दिया डी डी, ठीक है। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक प्राइस है हमारा P0, और ये हमारी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल Q0। क्लियर हो गई बात? यानी कि हमारी एग्जिस्टिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं कहीं ना कहीं, अगर मेरा पेट्रोल का प्राइस जब 10 रुपए है, होता नहीं है जनरली, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मेरे पेट्रोल का प्राइस 10 रुपए है, तो मैं वहां पे कितना लीटर्स पेट्रोल खरीद रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल 50 लीटर्स पेट्रोल खरीद रही हूँ। हाँ, जितना बड़ा बनाओगे उतना सुंदर बनेगा, और उतना अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगी। जितना छोटा रहेगा ना, लिखनी चीजें ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, अच्छा लग रहा है, बनाओ अपने अकॉर्डिंग, अच्छे से बनाओ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी कि कहीं ना कहीं, इसको Q0 को साइड करते हैं। ठीक है, चले। अब हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या पढ़ा था? क्या चेंज हो रहा है हमारा? प्राइस, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं डायग्राम को हिलाऊंगी तो मैं क्या हिलाऊंगी? प्राइस ऊपर करूंगी या नीचे करूंगी? क्लियर हो गई बात? पहले बना लो इतना, फिर आगे चलेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं क्या सोच रही हूँ, दिमाग लगाओ अब थोड़ा सा। मेरा प्राइस कम हो गया है, P1 क्या 10 रुपीज है? ये रुपीज का सिंबल नहीं होता? वेरी गुड, लो भैया इसको भी हटा दो, लो। अब क्लियर है? इरेज करो मेरी तरह, इरेजर लेकर आओ, अब इरेजर लेके आओ, क्या तो रही हूँ। चले आगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्राइस थी वो अब कम हो गई,
ठीक है, प्राइस कम हुआ, कितना हो गया एग्जाम्पल से 5 रुपीज। क्लियर हो गई, एग्जाम्पल हुआ 5 रुपीज। अब ये कुछ इमेजिनरी फिगर में बना रही हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये मेरी डिमांड कर्व पे बात आएगी तो मेरी क्वांटिटी जो यहाँ पर आएगी वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, यानी कि मेरी Q1 हो जाएगी कितनी, 100 लीटर एग्जाम्पल। क्लियर है बात। अब तुम एरोज देखना, अब ये तुम्हें हाईलाइट करना है, अब ये तुम्हें अलग पेन से लिखना है। अब तुम इसको देखो तुम कैसे लिखोगे, यानी कि जब मेरा प्राइस, वाओ, जब मेरे पास अलग अलग पेन है तो मैं हाईलाइट क्यों करूं, बताओ। जब मेरे प्राइस, यार ये क्यों नहीं चेंज हो रहा कलर, पेन पे क्लिक किया है मैंने, उसमें 2 पेन आएंगे, 2 पेन ऊपर वाले को क्लिक करके जो कलर वो करना वो करो। इसका रेड है तो उसका अब उसका रेड, थैंक गॉड। चले अब, यानी कि मेरा प्राइस कम हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ, समझ आ गई। मेरा जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे था पहले, अब क्या है, ये स्लाइड कर रहा है। मेरा डिमांड कर्व जहाँ पहले यहाँ टच कर रहा था वो डिमांड अब यहाँ हो रही है, यानी कि मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि बढ़ रही है, यानी कि मेरे डाउनवर्ड स्लोप जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है, यहाँ पे स्लोप के अगेंस्ट मेरी डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है, यानी कि ये होता है हमारा क्या, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या होता है, और ये क्यों हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ये याद रखना है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, याद रहेगा ये अब। और हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है स्लोप पे ही, ठीक है, लिख लो पहले। और इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या बन जाता है यहाँ पे, नहीं, दूसरा नाम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो भी हमने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था हमने, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में चेंज दिख रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसका दूसरा नाम क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। अब तुम्हें लगता होगा कहीं ना कहीं जो तुम्हें 11th का याद आ रहा होगा कि दीदी कर्व तो ऐसे और ऐसे भी मूव होता था, उसको एक्सपेंशन उसको कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं बोलते, बट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हमेशा कर्व के अलोंग ही होता है। क्लियर हो गई बात, जो हमारा कर्व इधर से उधर शिफ्ट होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से होता है। क्लियर हो गई, नाम याद रहेगा, एक्सपेंशन में हमेशा मूवमेंट होगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा मूवमेंट होगी, यानी कि हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा होगा। कर्व शिफ्ट मतलब ऐसे लेफ्ट या राइट शिफ्ट नहीं होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगी। वेयर एज वहीं अगर मेरा सिर्फ चेंज इन डिमांड है तो वहां पे मेरी मूवमेंट ऑफ कर्व दिखेगी। क्लियर हो गई, समझ आ गई बात, सबको क्लियर है, लिख लिया। यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दो ए, और ये जो हमारा नया पॉइंट है वो क्या है, बी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे दिख रही है, फ्रॉम ए टू बी। पेन चेंज कर लेना या फिर हाइलाइटर यूज कर लेना। अब जो नया, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन का। क्लियर हो गई है सबको, चले आगे। अब क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, P2 हो गया सपोज, कितना ले लूं, 15 ले लो, 5 की टर्म्स चल रही है ना, ठीक है, 15 ले लो। अब हमारा जो कर्व है वो चेंज हो रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकराएगा तो क्वांटिटी भी हमारी चेंज होगी। अब क्या हो रही है क्वांटिटी, कहीं ना कहीं अब क्वांटिटी हमारी 25 लीटर हो गई। क्लियर हो गई बात, यानी कि मूवमेंट जब मेरा प्राइस बढ़ रहा होगा तो मेरी क्वांटिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम,
कॉन्ट्रैक्शन, या फिर दूसरा नाम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आंसर सबके निकल नहीं रहे हैं। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे मूवमेंट क्या देखने को मिल रही है, ए टू, फ्रॉम ए टू सी, यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें देखने को, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। जो हमारा देखो, अब मैं यहाँ पे क्लाउड बना रही हूँ, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है सही? बना लिया सबने? रुक गई। बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, कुछ यूज नहीं है उसका, सिर्फ इस फिगर में सब कुछ समझ में आ रही है बात। ये फिगर याद हो गया, मैंने इसलिए बोला है फिगर जितना अच्छा जितना बड़ा बनाओगे उससे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा बहुत ज्यादा घिचपिच कर दिया फिगर में, समझ में आने में दिक्कत होगी। हाईलाइट भी नहीं किया है, बहुत दिक्कत होगी समझने में, बहुत ज्यादा। चले आगे, हो गया? आदर्श हो गया? कोई नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। चले, आदर्श हो गया? अभी तो बहुत ही पीछे हो मुझे लग रहा है, जल्दी जल्दी करो फटाफट फटाफट से। अब ये वाली इसके ऊपर हेडिंग डालनी है कुछ, तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की हेडिंग डाल दो इसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर या इस डायग्राम के नीचे अगर हेडिंग डालनी है बड़ी बड़ी, और येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना उसको। जनरली मैं जो येलो हाइलाइटर यूज करती हूँ, मैं सिर्फ वो हेडिंग्स के लिए यूज करती हूँ, मैं अपने नोट्स की बता रही हूँ। और ऑरेंज हाइलाइटर मैं सब हेड्स के लिए यूज करती हूँ, और बीच के कंटेंट के लिए मैं ग्रीन, पिंक और ब्लू हाइलाइटर्स यूज करती हूँ।